नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। विश्व के विकसित और विकासशील देशों का यह हमेशा प्रयास रहा है कि वो एक साथ मिलकर जो वैश्विक समस्याएं हैं उनका अच्छा सलूशन दें, उन समस्याओं का निदान करें और एक साथ मिलकर बातचीत करके सहभागिता के साथ जो है इन समस्याओं का निवारण करें। और इसी श्रृंखला में G20 एक बहुत बड़ा विश्व का समूह है जिसके अंदर विश्व के विकासशील देश, विश्व के जो विकसित देश और कई सारे जो और जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उन्होंने मिलकर हाल ही में उदयपुर के अंदर आकर एक बहुत अच्छा शेरपा समिट किया 4 से 7 दिसंबर तक। और इसके अंदर ना केवल G20 समूह के देशों के शेरपा यानी कि उनके देश के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, इसके अंदर और कई देश और साथ में कुछ ऐसी संस्थाएं जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आदि भी इसमें सम्मिलित हुए। और वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के तर्ज पर ये जो है कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि आपको विदित है कि भारत को कुछ समय पूर्व G20 की प्रेसिडेंसी प्राप्त हुई इंडोनेशिया से। और ये जो है लगभग 1 साल तक इस प्रकार के 200 के करीब जो है बैठकें आयोजित की जाएंगी और ये 55 शहरों में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। और इसी श्रृंखला में जो है झीलों की नगरी उदयपुर में ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पैनल जो है मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं श्री धर्मेंद्र झा साहब, जो कि जाने माने जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमन मौर्य, आप डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से हैं। और हमारे साथ हैं श्री नितिन कासलीवाल जी, आप अग्रसेन सिविल सर्विसेज एकेडमी से हैं। और हमारे साथ हैं श्री प्रेम कुमार जी, आप रिसर्च स्कॉलर हैं इकोनॉमिक्स में। आप सभी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र जी से जानना चाहता हूँ कि G20 का एक बहुत ही भव्य सुंदर कार्यक्रम 4 से 7 दिसंबर तक उदयपुर झीलों की नगरी में, और जहाँ पर जो है अलग अलग विषयों पे, जैसा कि हमारे नीति आयोग के अमिताभ कांत जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में भी कहा, अलग अलग विषयों पर जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, चर्चाएं हुई, चाय पे चर्चा हुई और कई अच्छे नतीजों पे जो है सहमति बनी। तो झीलों की नगरी पर यह कार्यक्रम का होना, राजस्थानी हॉस्पिटैलिटी परोसा जाना, वहाँ के जो है आर्ट एंड कल्चर को प्रस्तुत किया जाना, चाहे वो गाजी खान जी हों, चाहे वो और कल्चरल फोक कार्यक्रम हो, कुंभलगढ़, रणकपुर टूर, ये सारी चीज़ों को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? जी देखिए, राजस्थान अपने आप में पूरी दुनिया में पर्यटन के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ पधारो हमारा देश जो है बहुत ही फेमस यहाँ का स्लोगन है जो दुनिया में जाना जाता है। और जिस तरीके से हम आतिथ्य करते हैं, जिस तरीके से हम लोगों का स्वागत करते हैं, वो पूरी दुनिया देखती है। क्योंकि हमारे देश में आने वाले जो पर्यटक हैं उनमें देखा जाए तो गोवा, केरल के बाद राजस्थान का ही नंबर है पर्यटन में। और वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ का जो आतिथ्य है, हमारे यहाँ का जो खान पान है, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है राजस्थान की, वो बहुत ही सराही जाती है और पूरी दुनिया में लोग यहाँ देखने आते हैं। क्योंकि जैसा अभी भी आप बता रहे हैं कि ये जो G20 सम्मेलन है, इसका जो मुख्य धारा है हमारी, वो वसुधैव कुटुंबकम की है। और इसका मतलब है पूरी दुनिया ही हमारा घर है। और भारत भी इस अर्थ को लेके चलता है। हाल के दिनों में जब हमने देखा कोरोना का संकट आया या यूक्रेन का संकट आया, तो भारत ने एक ग्लोबल लीडर के रूप में बड़ी भूमिका अदा की और उन्होंने बढ़ चढ़ करके भारत की बात को, चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, चाहे रशियन प्रेसिडेंट हैं, चाहे यूक्रेन है या चाइना है, सब लोगों ने हमारे भारत सरकार के PM की बातों को बहुत गंभीरता से लिया। और उसका नतीजा है कि आज पूरी एशिया के जो देश हैं या पूरी दुनिया है, वो भारत को न केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, न केवल लीडर के रूप में, बल्कि भारत की कई बात के बड़े मायने होने लगे हैं। जैसे एक बड़े गेम चेंजर के रूप में भी बड़े गेम चेंजर के रूप में होने लग गया। और आज जिस तरीके से सरकार ने 2 साल पहले जब हमारे यहाँ बदलाव हुए थे अर्थव्यवस्था में और UPI को और डिजिटल क्रांति को जो आगे बढ़ाया, आज पूरी दुनिया इस G20 के माध्यम से समझना चाहती है भारत सरकार से। और हमारे जो शेरपा साहब जो इसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जो मीटिंग हो रही है उसमें जानना चाह रहे हैं सारी दुनिया कि कैसे भारत ने
जो 140 करोड़ का देश है, उसमें यूपीआई का ट्रांजैक्शन इतना गजब तरीके से लोग कैसे अब जो है डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं, कैसे कोरोना के टाइम पे वैक्सीनेशन को ड्राइव किया गया गांव-गांव तक, और कैसे ये अर्थव्यवस्था के लिए या देश को आगे बढ़ाने में या दुनिया में को आगे बढ़ाने में ये जो भारत की भूमिकाएं रही है, इसकी वजह से आज सबकी नज़रें भारत की तरफ है। और राजस्थान में उदयपुर में करना, मतलब उदयपुर एक बहुत सुंदर शहर है, झीलों की नगरी जैसा अभी आपने कहा, और हमारे यहाँ पर जब राजस्थान में कोई आता है तो एक अच्छी शुरुआत के साथ अगर अच्छा हो, एक अच्छे लोक लुभावन के साथ हो, तो निश्चित रूप से वो कार्य सफल होता है। मेरा मानना है कि G20 की शुरुआत और 55 शहरों में जैसा हो रहा है, निश्चित रूप से भारत एक आने वाले समय में बहुत समृद्ध राष्ट्र की तरफ जाएगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात बतलाई। और पधारो हमारा देश के साथ जो ये शुरू हुआ ये कार्यक्रम, उसमें अलग अलग विषयों पर जो है चर्चा हुई। एक फाइनेंशियल ट्रैक था, शेरपा ट्रैक था, और एक्सीलरेशन, इंक्लूजन, रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज़ पर बात हुई, जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर चर्चा हुई, हेल्थ एजुकेशन है, ग्रीन डेवलपमेंट है, क्लाइमेट फिनेंस, लाइफ है ना। और इसमें एक बहुत अच्छा विषय जो इस बार लिया गया वो था वुमेन लेड डेवलपमेंट, यानी कि महिलाओं का सशक्तिकरण। किस प्रकार से ये जो विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, इसमें जो हमारी माताएं बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ें, उनका इंक्लूजन हो, चाहे वो स्वरोजगार में, चाहे वो शिक्षा में, चाहे वो हेल्थ में, और चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में, चाहे सोशल इंक्लूजन में। तो मैं डॉक्टर सुमन मौर्य जी से ये जानना चाहता हूँ कि आप इस बड़े इवेंट को महिलाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से कैसे इसे आप इसका विश्लेषण करती हैं? जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए, समावेशी, न्यायसंगत व सतत विकास की अवधारणा वो बिना महिलाओं की सहभागिता के पूर्ण नहीं हो सकती। जैसा कि अभी हमने बात की कि वसुधैव कुटुंबकम इसकी जो मोटो है, थीम है, इसका मंत्र, सूत्र वाक्य है, जिसके अंतर्गत हम पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को साकार पूरा विश्व एक परिवार है। जी बिल्कुल, विश्व एक परिवार है जिसमें कि महिलाएं, बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं। तो जब हम ये बात करते हैं कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, तो जब इसमें बात करेंगे तो सभी इस जो विकास की सहभागिता में और समावेशी विकास की धारा में सभी लोग सम्मिलित होंगे। बिल्कुल सही कहा। यदि हम देखें कि जो प्रोडक्टिविटी, इनकम और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के कंसर्न में जो भारत के जो प्रतिनिधि थे शेरपा जी, अमिताभ कांत जी के भाषण में भी यही बात कही थी कि इंक्लूजन डेवलपमेंट की बात आई थी कि लीडरशिप में महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इससे पूर्व का जब इटली का जो महिला सशक्तिकरण पर सम्मेलन हुआ था G20 का, उसमें स्मृति ईरानी जी जो यूनियन मिनिस्टर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उन्होंने यही बात कही थी कि इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ वीमेन पर बल दिया, जिसमें कि महिलाओं को हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या लीडरशिप का क्षेत्र हो या सोशल डेवलपमेंट हो, सोशल एम्पावरमेंट हो, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी एस्पेक्ट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनकी सहभागिता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे कि जो मोमेंटम्स ऑफ जो ओकेजन है वो आगे बढ़ सके और अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट जो है वो हर क्षेत्र में अपनी दिशा निर्धारित कर सके। तो इसीलिए इसको G20 को जो लोगो है वो इसीलिए सिंबल ऑफ होप की तरह से माना जाता है कि क्योंकि सभी जो है, चाहे वो कमज़ोर है, क्योंकि इसमें 5 ग्रुप नेशंस को हमने सम्मिलित किया, जिसमें हमारा जो देश है वो ग्रुप 2 की श्रेणी में आता है, जिसमें कि सभी को जब हम सम्मिलित करें तो इसमें मोस्ट ऑफ द सभी का विकास, सभी को, जिसमें कि वीमेन एट वर्क इन G20 कंट्रीज़, ये भी इम्पोर्टेंट है। हम यदि इसको आंकड़ों से बात करें तो 59 जो % है लेबर वर्किंग पॉपुलेशन है वो इसमें सम्मिलित है। तो ये हम देख सकते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं साकार रूप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकेगी। जी, आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई। इस समिट का एक बहुत बड़ा अंश था सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, जिसके अंदर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी,
डिजिटल आइडेंटिटीज़, है ना, और जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी पर भी बहुत बात हुई कि किस प्रकार से हम लेवरेज कर सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी संचार को आर्ट एंड कल्चर के प्रिजर्वेशन कॉन्जर्वेशन के लिए। किस तरह से हम लेवरेज कर सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी संचार को पर्यटन में स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ को पनपाने के लिए, ग्रो करने के लिए, एफिशिएंसी इफेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो नितिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, क्योंकि जो हमारा पिछले कुछ सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके अंदर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से लेके कई सारे महत्वपूर्ण काम जो है डिजिटली अचीव किए गए हैं। कोरोना के समय में भी आईसीटी ने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले किया। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप किस तरह से इस इनिशिएटिव को देखते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कल्चर हो, टूरिज्म हो, एग्रीकल्चर हो, एनर्जी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इन सारे सेक्टर्स में इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है? जी बिल्कुल। G20 जो एक अवसर के रूप में भारत देख रहा है, और इसी अवसर को भुनाने के लिए पूरे भारत के अंदर 55 से अधिक स्थानों पर 200 से अधिक बैठकों के माध्यम से इन 32 विषयों पर चर्चा करने का तय किया गया है जी। और इन्हीं विषयों में से प्रमुखता, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 2 वर्षों में डिजिटलाइजेशन की, और हमने पिछले शिखर सम्मेलन में भी एक विषय रखा हुआ है जिस पे चर्चा हुई है, डिजिटल परिवर्तन जी, जिसमें डिजिटल कौशल एवं डिजिटल साक्षरता, और उसका केंद्र बिंदु रहेगा महिलाएं एवं बच्चे, जिन्हें इसकी साक्षरता पूरी दी जाए जी। यही एक केंद्र बिंदु है जो हमें भारत को पूरे विश्व के साथ आसानी से जोड़ सकता है जी। और उसी के आधार पर हम इन सभी विषयों पर आसानी से ग्रोथ पा सकते हैं जी। इसी के साथ अगर हम बात करें इसके ओवरऑल डेवलपमेंट की, जो हमारे एसडीजी के भी गोल्स रहे हैं, जिन्हें ये 20 देश अपना केंद्र बिंदु रखते हुए कार्य करते हैं, और सबसे केंद्र बिंदु हमारा वित्तीय क्षेत्र होता है जो जिसके वित्तीय जो एक आपदा आई थी 1999 के समय में, उसके बाद G20 का जो निर्माण हुआ, उसका उद्देश्य वित्तीय संरक्षण को रखा गया था। और उसी संरक्षण के आधार पर अभी जो युद्ध देख रहे हैं हम, यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसमें जो आपदाएं आई, जिसका विरोध भी G20 की सभी कंट्रीज ने किया है, और उसी में ही एक ब्लैक सी ग्रेन पहल जो आई है वह एक सम्माननीय पहल देखी गई है। अब इसका क्रियान्वयन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जो क्रियान्वयन इस G20 के आधार पर भी रहेगा। और यह G20 एक अवसर के रूप में देखा गया है जिसे पूरा भारत एक नई अपेक्षाओं को देखता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है। एक पूरे भारत को, तो हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी उसे एक अवसर मिले जहां वो अपना विचार, कोई भी आवश्यकता इन बैठकों के माध्यम से पहुंचा सके तो वो पहुंचाए। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और प्रेम कुमार जी, आप चूंकि फाइनेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसमें फाइनेंशियल ट्रैक भी था, शेरपा ट्रैक भी था, तो एक तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो फाइनेंशियल ट्रैक है इसमें किस प्रकार के डेलिब्रेशंस हुए, और उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, और साथ ही ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, रेजिलिएंट ग्लोबल वैल्यू चेन, है ना, और ट्रेड फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, ये सारे जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, इस पर किस तरह से जो है इस G20 समिट पे चर्चा हुई, और किस किस प्रकार के उसमें बातें सामने आई? जी सर, आपने फाइनेंशियल ट्रैक का जिक्र किया, तो फाइनेंशियल ट्रैक के अंदर सबसे पहला इश्यू होता है कि अभी जो हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बहुत सारे देशों में, या फिर ये ऐसे इश्यू हो रहे हैं, इनको मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, जो साझा फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है उसको संरक्षित करने के लिए इसका एक मेन इशू रहता है। और दूसरा इशू रहता है कि जो अभी अपन जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी ग्रीन फाइनेंस की चर्चा हुई है कि ग्रीन फाइनेंस हम कैसे करें इन चीज़ों को। और तीसरी चीज़ ये है कि जो फाइनेंस, अभी जैसे हमने पेंडेमिक देखा, पेंडेमिक के दौरान हमने देखी कि बहुत सारी कंट्रीज जो गरीब देश हैं
उनको वो सुविधाएं, वैक्सीन नहीं मिल रही, उनको चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही। तो भारत क्या है, इस चीज़ में अग्रणी है कि हम अपने नागरिकों को सस्ती मेडिसिन दे रहे हैं। इसके लिए 2-3 स्कीम चला रखी है गवर्नमेंट ने। इसी चीज़ों को देखते हुए हमने इसके अंदर ये भी किया है कि हम पूरे विश्व को, जैसी हमारी अवधारणा है कि पूरा विश्व एक फैमिली है, हमारा भविष्य भी एक है, तो इस चीज़ को देखते हुए पूरे विश्व को सस्ती दवाएं कैसे उपलब्ध कराएं, उसके लिए फाइनेंस की क्या व्यवस्थाएं हो। जी, इसमें मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन सुनिश्चित करने के लिए जी। आप क्या क्या चैलेंजेस देखते हैं G20 कंट्रीज़ में? क्या कोई चैलेंजेस आपकी नज़र में हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को लागू करने में, सुनिश्चित करने में बाधा बन सकती है? जी, चैलेंजेस तो अभी है। चैलेंजेस जैसे अभी हमने देखा कि बहुत सारी पैंडेमिक के टाइम में देखा कि ये गरीब कंट्रीज़ थी, वो अपने फाइनेंस नहीं कर पा रही थी अपनी सुविधाओं का, जो हेल्थ सुविधाएं उनको फाइनेंस नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके बाद में G20 ने एक स्टेप उठाया, DSSI, उसके तहत उन्होंने ये किया कि जो गरीब कंट्रीज़ का लोन है एडवांस्ड कंट्रीज़ पर, तो वो लोन वो उस टाइम न दे के उस लोन का उपयोग वो उसके लिए करे, फाइनेंस के लिए करे, हेल्थ सर्विसेज के लिए। अच्छा। और उसके बाद में ये उनको 4 साल का 3 साल का ऐसे मॉरिटोरियम दिया गया कि आप उसका यूज़ उस चीज़ पे करो। और इस तरीके के चैलेंजेस हैं, लेकिन उसको हम साथ बैठ रहे हैं G20 के अंदर, तो उसका सोल्यूशन भी है। 200 बैठकें होंगी, 55 शहरों में होंगी, आगे भी चलेगा, और तो इसका निदान होगा। इसका निदान हो रहा है। जैसे अभी हमारे गवर्नर जो RBI के गवर्नर हैं और दूसरे सेंट्रल बैंक है सभी देशों के, वो एक साथ बैठ के करते हैं। फाइनेंशियल ट्रैक के अंदर सारे देशों के फाइनेंस मिनिस्टर है, वो करते हैं बैठ के। इसके अंदर दूसरी कुछ वर्ल्ड जो यूनियंस हैं, जैसे WTO है जो ट्रेड के मामले जो देखता है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जी, UN है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये सब भी इसके अंदर अपना फाइनेंस अहम रोल प्ले करेंगे। ये फाइनेंस के लिए इनपुट भी देते हैं, ये सब चीज़। बहुत अच्छी बात बताई आपने। धर्मेंद्र जी, पर्यटन एक जो जीवनदायिनी है, राजस्थान के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, विश्व में भी है ना। और पर्यटन के संबंध में G20 समिट में बहुत अच्छी चर्चाएं हुई हैं, चाहे वो ग्रीन टूरिज्म के बारे में हो, चाहे वो डिजिटाइजेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग टूरिज्म हो, किस प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार जो है पर्यटन में एक बदलाव ला सकता है। स्किल्स फॉर टूरिज्म की बात हुई, और मीडियम और स्मॉल जो एंटरप्राइजेस हैं वो किस प्रकार से डिजिटली ट्रांसफॉर्म होकर जो है पावड़ों को, हमारे अतिथियों को जो है और अच्छे से उनका आदर सत्कार करके जो एक ग्लोबल इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती है। तो पर्यटन की दृष्टि से आप किस प्रकार से G20 समिट के डेलिब्रेशंस को देखते हैं और उसके परिणाम जो हैं आपको किस प्रकार से जो है प्रभावित करते हैं? देखिए, पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा कहते हैं कि यदि आप 24 घंटे के लिए अपना घर छोड़ते हैं तो आप एक पर्यटक बन जाते हैं। और जैसे ही आप 24 घंटे के लिए अपना घर छोड़ते हैं और एक पर्यटक बन जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि आपको ट्रैवल के लिए, आपको एयर जर्नी के लिए, आपको फूड के लिए, आपको होटल के लिए, आपको हर चीज़ के लिए आपको कोई ना कोई बेसिक चीज़ें चाहिए होती, और उससे हमारा मनी ट्रांजैक्शंस बढ़ता है। जहाँ तक प्रश्न है, बीते कुछ सालों में जब से डिजिटल क्रांति आई है, पर्यटकों को काफ़ी सुविधा हुई है, जानने में भी और हर तरीके से। एक ज़माना था जब पर्यटक आते थे, उसके बाद उनको कई सारे तरह की दिक्कतें होती थी। आज इस डिजिटल दौर में बहुत सी दिक्कतें दूर हो गई है। आज दुनिया किसी कोने से टूरिस्ट हमारे देश में आता है और वो अपनी सुविधा लेकर के जाता है। और G20 के माध्यम से भारत का ये उद्देश्य भी है कि बीते 2 सालों में जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी हानि पर्यटन की हुई है, सारी एयर जर्नी रुक गई, सारे लोग दुनिया में ठहर गए। अब फिर से उनको अपने यहाँ बुलाएं ताकि हमारा जो इकोनॉमी फ्लो है वो बढ़े, क्योंकि एक पर्यटक जब आता है तो उससे 1000 तरह की इकोनॉमी हमको मिलती है, 1000 तरह की सुविधा मिलती है। तो उसको लेकर के सरकार के कई सारे कदम हैं कि उनको आने के बाद में कैसे उनको आप सुविधा दे सकते हैं, चाहे घूमने की, फिरने की, खाने की, और उसकी सारी चीज़ों के लिए हर स्तर पर हमारे पर्यटन मंत्रालय ने, आज देखिए आप कि उदयपुर में ही हुआ, आज उदयपुर के अंदर सारे जो लोग हैं उनको बताया गया कि किस तरीके से एक राजस्थान जो पर्यटन के लिए जाना जाता है, तो आप चाहे वो झील की नगरी देखिए, चाहे होटल देखिए, चाहे महल देखिए, क्योंकि पर्यटन का मतलब सिर्फ महल के लिए नहीं रह गया। आजकल फूड टूरिज्म है कि राजस्थान के अंदर ही देख लीजिए, तरह तरह के आपके फूड हैं, रूरल टूरिज्म जिसको कहा जाता है,
चाहे आपका एग्रीकल्चर टूरिज्म कहा जाता है, चाहे आपका जो है यहाँ का स्किल वाला हो गया, या आप सांगानेर में और बगरू में जो हमारे प्रिंट हैं, इन तक को देखने के लिए पर्यटक जाते हैं। इनके माध्यम से भी हमारा विकास की जो प्रक्रिया है, जो पहिया है, वो तेज़ी से घूमता है। तो G20 के जरिए ये कोशिश है कि एक पर्यटन जो भारत का मुख्य आधार है, राजस्थान में चाहे गोवा, चाहे केरल, जोधपुर, चाहे आप चले जाइए दिल्ली, मुंबई, जो पूरे उत्तराखंड में जो हमारा धार्मिक पर्यटन है, ये पूरा देश जो है पर्यटन का एक बहुत बड़ा दुनिया के लिए बहुत बड़ी अपेक्षा रखता है, जहां आकर के वो समय बिताते हैं, और उसके माध्यम से पूरी की पूरी जो क्रांति है, चाहे वो इकोनॉमी पूरी बदल सकती है, तो सबसे बड़ा आधार पर्यटन है। क्योंकि एक पर्यटक, मैंने बताया आपको कि एक पर्यटक जब आएगा तो उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें चल करके आती है, कई सारी चीज़ें चल के आती है। अभी G20 के बड़े बड़े जो लोग सम्मेलन में आ रहे हैं, उनके साथ कितने लोग आते हैं, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को देख के जाते हैं, हमारे यहाँ की सुविधाओं को देख के जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये प्लेटफॉर्म है, पर्यटन के लिए भी संजीवनी साबित होगा। आपने अच्छी बात बतलाई। नितिन जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, इसमें विशेष रूप से ग्रीन टूरिज्म का मतलब, चूंकि पर्यटन का मतलब होता है प्रकृति का दोहन, पर्यटन का अर्थ होता है रिसोर्सेस का इस्तेमाल, लेकिन ग्रीन पर्यटन का अर्थ होता है कि जो इको टूरिज्म होता है, जिसके अंदर आप पर्यटन को भी पन पाएंगे और प्रकृति भी सुरक्षित और जो है अच्छी स्थिति में रहेगी। तो ग्रीन पर्यटन को आप राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में और देश के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से देखते हैं G20 समिट में? जी बिल्कुल, अगर मैं G20 समिट को देखूं, और इसमें 2015 में एक समिट हुई थी पेरिस में, पेरिस समझौता जिसे कहा जाता है, वह मुख्यतः जलवायु परिवर्तन के विषय को लेकर के हुआ था, और उसी के बाद से एनवायरनमेंट का एक टारगेट फिक्स किया गया था। एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन के कंट्रोल को 5% के लेवल से इंक्रीज नहीं किया जाता, तो उसे डिक्रीज करने के लिए कुछ फॉर्मुलेशंस, कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बनाए गए, और उसी के आधार पर आज इंडिया उसी की तरफ बढ़ रहा है काफ़ी अच्छी स्पीड से, अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्रीज के साथ भी। और उसी के आधार पर यह कॉन्सेप्ट आता है ग्रीन एनवायरनमेंट या ग्रीन टूरिज्म। ग्रीन टूरिज्म को मद्देनजर इसलिए रखा जाता है क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जो संस्कृति और सभ्यता की बात करता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यही संस्कृति और सभ्यता, भाईचारे की बात की जाती है, और उसी के आधार पर ही सभी डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पर्यटक भी यहाँ काफ़ी संख्या में आते हैं। और उसे पॉइंट बना करके हम कैसे डेवलप हों, किस तरह से हम ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा दें, हमारी क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, पॉलीथीन यूज़ को लेकर के, ट्री कटिंग को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, हम अगर कोई भी होटल बना रहे हैं, हिली एरियाज, टेरेन एरियाज है, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो वो किस बेस का हो, क्या उसमें ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट कम हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर में कंक्रीट सीमेंट की बिल्डिंग्स हो। इसमें मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ छोटा सा बीच में रोकते हुए, कि अभी जो फीफा वर्ल्ड कप चला जी, उसमें आपने जापान का उदाहरण लिया कि मैच की समाप्ति के पश्चात वो पूरे स्टेडियम को साफ करके गए। बिल्कुल, ये एक प्रकार का ग्रीन पर्यटन है जिसने न केवल जापान के प्रति हम सभी की तरफ से जो उनका रिस्पेक्ट बढ़ाया, साथ ही साथ ये भी एक एग्जाम्पल सेट किया कि देखो भैया, चाहे हम हारें चाहे जीतें, लेकिन हम जहाँ गए हैं उस जगह को गंदा नहीं करेंगे, है ना। तो वही वासुदेव कुटुंबकम जो हमारी थीम ली गई, जिसमें कहा गया है एक भविष्य, वह भविष्य आधारित इस पर्यावरण पे ही है। और हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, इसी को मद्देनजर रखते हुए हमें वही परिप्रेक्ष्य में काम करने की राह देती है। जी, एक लॉन्ग टर्म विजन है। हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास हमारे बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशंस के लिए ये अर्थ नहीं मिलेगा। हम फिर एक अर्थ, एक फैमिली, एक फ्यूचर की क्या बात कर सकते। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसके साथ जैसे एक तो ग्रीन पर्यटन है, और उसके साथ जो इनिशिएटिव G20 समिट में हुआ वो था किस प्रकार से हम आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करें, रेस्टिट्यूट करें कल्चरल प्रॉपर्टीज़ को, खासकर सूचना प्रौद्योगिकी संचार का इस्तेमाल करते हुए। मैडम मौर्य जी से मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसको किस प्रकार से देखती हैं, और ख़ासकर इसके अलावा एजुकेशन में भी जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई है। इन दोनों विषयों पे आप अपना जो है रिस्पॉन्स दें प्लीज़। जी बिल्कुल, देखिए आर्ट एंड कल्चर जो है वो एक माइलस्टोन होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, क्योंकि अब जब डिजिटल वर्ल्ड में हैं हम, तो दोनों का ही इम्पैक्ट, एजुकेशन सेक्टर हो या जो कल्चरल सेक्टर हो, दोनों पर ही पड़ेगा उसका इम्पैक्ट। सिंपल सी बात है, क्योंकि
तभी, और वो भी किसके साथ, सतत विकास के साथ। हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उनको भी ये सुनिश्चित करें कि उनको भी हम कुछ दे पाए। तो जितनी भी, चाहे बहुत सारे चाओज हैं, बहुत सारी क्राइसिस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हुए कितना हम डेवलपमेंट में हमारी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि एजुकेशन जो है वो उसका व्यापकीकरण होना चाहिए, सर्वव्यापीकरण नहीं होना चाहिए। तो ग्लोबली उसको आगे बढ़ाने का भी प्रयास इसके अंतर्गत किया गया है, रखा गया है। तो जितने भी जैसे उसके माध्यम से देख सकते हैं कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, और क्लाइमेट चेंज या हेल्थ, जेंडर, डिजिटलाइजेशन और करप्शन, कितनी भी तरह की, जो भी जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, चाहे ऊर्जा संकट है, स्वास्थ्य है, जल और जलवायु परिवर्तन है, आतंकवाद है, इन सब समस्याओं का निराकरण इसके अंतर्गत रखा गया है। जी जी जी। तो हम ये देख सकते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन, उसका जो इम्पैक्ट है वो, क्योंकि पूर्व जो थीम थी वो भी रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर रखी गई थी, यानी कि हम सब साथ मिलकर जो है वो स्ट्रॉन्ग बने और एक दूसरे को रिकवर करते हुए आगे बढ़े। तो वित्तीय संकट से निपटने के लिए हर तरह से हर जिम्मेदारी के साथ निभाते हुए इसको आगे बढ़ने की जो अवधारणा है वो सुनिश्चित की गई है। जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बतलाई। प्रेम कुमार जी, कृषि में भी बहुत चर्चाएं हुई, एनहांसिंग फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, डिजिटाइजेशन, जी सर, क्लाइमेट स्मार्ट अप्रोच, है ना, पर्यावरण भी इसमें जुड़ा। और तो इसको जो है, इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे और किस प्रकार से जो है इंडिया इसमें लीडरशिप देकर इस G20 समिट में इस कृषि के सेक्टर में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगी। भारत एक कृषि उत्पादक देश है, पर इसके अंदर अभी तक दिक्कत ये है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है कृषि का, वो इतने उन देशों को, विकसित देशों के मुकाबले थोड़ा कम है। तो हम ये क्या है, हमें सबसे पहले तो अपनी प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, और दूसरा एक वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप का एक नीति चल रही है, उसके तहत हम देख रहे हैं किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा है, अच्छी हो सकती है प्रोडक्टिविटी उसकी, उस पर काम कर रहे हैं। उसके बाद में हम अपनी एक्सपोर्ट को उस दिशा में ले जा रहे हैं। तो हमें हमारे सर्वाइवल के लिए तो जरूर पूर्ति हो रही है, हम दूसरे पूरे विश्व को कैसे खिला सकते हैं उस पे काम कर रहे हैं। जैसे पॉवर्टी एलिवेशन कैसे कर सकते हैं, भुखमरी को कैसे रोक सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ कृषि के अंदर भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ऑलरेडी नीति आयोग ने सम्मिलित कर लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, IoT, ये सारी चीज़ें कृषि के क्षेत्र में पहले से ही आ चुकी हैं। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि आने वाले समय में जो है कृषि के क्षेत्र में भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे बढ़ेगा? जी सर, हम ये इस चीज़ की उम्मीद पूरी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी जो एक्सपोर्ट पे केंद्रित किया है हमने अपना एग्रीकल्चर का एजेंडा, तो अभी हमने देखा जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से एग्रीकल्चर, खाद्य में, फर्टिलाइज़र में, इन चीज़ों में हमें दिक्कत हुई थी, पूरे विश्व को दिक्कत हुई थी। हमने एक्सपोर्ट किया था उस टाइम बहुत सारा खाद्य सामग्री, लेकिन अभी क्या है, अभी भी उसमें शॉर्टेज है, हम उस चीज़ को पूर्ति के लिए काम कर सकते हैं। जी जी, और बहुत, कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत अच्छी बातें आप लोगों ने बतलाई, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, मुद्दे खूब सारे हैं चर्चा के लिए। और G20 जो समिट है, जिसकी शुरुआत उदयपुर से हुई, राजस्थान से हुई, वो एक बहुत ही अच्छा शुभंकर है, एक बहुत अच्छा साइन है हम सभी के लिए, हमारे राज्य के वासियों के लिए, देशवासियों के लिए और विश्व के वासियों के लिए। और आप सभी जो है आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, प्रेम कुमार जी, नितिन साहब, डॉक्टर मौर्य जी, धर्मेंद्र झा साहब, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और हम ये उम्मीद करते हैं कि G20 की ये पहल बहुत बहुत मजबूत होगी, बहुत बहुत सुदृढ़ होगी, और जो है इंडिया की प्रेसिडेंसी में हम नए नए जो है मापदंड स्थापित करेंगे और विश्व को लीड करेंगे।